Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 13th July 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. In this video, we'll talk about the labor codes, decriminalization of Indian Forest Act 1927, followed by the Nord Stream pipeline. Then we'll also talk about Interpol ICSE initiative, and then finally we'll discuss national emblem. So these are today's 5 important topics that we're going to cover in this video. So let's begin with it. शुरुआत करते हैं हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ विच इज़ अबाउट लेबर कोड्स. वेल ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेट करता है. सो रिसेंटली लेबर कोड्स काफ़ी न्यूज़ में हैं, काफ़ी डिस्कशन हॉट डिबेट इसे लेकर चल रही है बिकॉज करंटली द स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ लेबर लॉज हैज़ बीन अ वर्क इन प्रोग्रेस. लेबर लॉज को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है. And now center has notified that 4 broad labor codes will replace the 29 sets of labor laws. तो 4 broad labor codes आएंगे जो कि जो 29 labor laws हैं उनको replace करेंगे. ये कौन से 4 codes हैं? First one is the Code on Wages 2019, then the Industrial Relations Code 2020, then the Code on Social Security 2020, Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020. तो पहले तो हमें ये 4 codes पता होने चाहिए, these 4 labor codes that will replace the 29 sets of labor laws in India. तो इस आर्टिकल में जो प्रपोज्ड लेबर कोड्स हैं हम उनके बारे में समझेंगे, एक एक करके इन चारों लेबर कोड्स को जानते हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. चलिए, अब ये जो 4 कोड्स हमारे पास आए हैं, दीज आर बेसिकली द रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर. 2002 में सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर की ये रिकमेंडेशंस हैं जिनकी वजह से ये 4 कोड्स हमारे पास हैं. Let's talk about the first code, which is the Code on Wages 2019. अब ये जो कोड है ये हर एक एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई होगा, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है. और इन न्यू कोड्स के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेक्ट्स जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करते हैं, वर्क कल्चर से रिलेट करते हैं, उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. It will change the take home salary of the employees, working hours and number of weekdays as well. तो ये जो वेज कोड है, so once an employee quits or is fired or is removed from the employment and service, a company is required to pay the full and final settlement of their salaries within 2 days after their last working day. तो चाहे कोई एम्प्लॉय खुद क्विट करता है, चाहे उनको फायर किया जाता है और दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट or the service, the company has to pay full and final settlement within 2 days of their last working day. Currently, जो firms हैं उनको 15 to 60 days दिए जाते हैं. कुछ situations में ये 90 days तक पहुंच जाते हैं जब तक कि वो full settlement wages की करते हैं. तो code of wages में बड़ी चीज़ तो ये है कि within 2 days of the last working day जो full and final settlement है वो यहाँ पे करनी होगी. So the first code is the Code on Wages. इसके बाद हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट कोड आता है दैट इज द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस. कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020. So employees in India may be able to enjoy 4-day work week. Currently हमारे पास 5-day work week है, लेकिन according to the Code of Industrial Relations, now the employees may enjoy the 4-day work week. और ऐसे केस में जो एम्प्लॉयज़ हैं दे हैव टू वर्क फॉर 12 आवर्स ऑन दोज 4 days. तो वो जो 4 दिन वो काम करेंगे, 4-day वर्क वीक जो होगा उसमें उनको 12 आवर्स काम करना होगा. एंड लेबर मिनिस्ट्री हैज़ मेड इट क्लियर दैट इवन इफ द प्रपोजल कम्स थ्रू द 48-hour वीकली वर्क रिक्वायरमेंट हैज़ टू बी मेट. तो ये जो
4 डे वर्क वीक है तो ऐसे केस में दे हैव टू वर्क फॉर 12 आवर्स, और जो वीकली वर्क रिक्वायरमेंट है दैट वुड बी 48 आवर्स, दैट हैज टू बी मेट to get the 4 day work week. Yes, so this is the Code on Industrial Relations 2020. Then we also have Code on Social Security 2020. Now ये जो सोशल सिक्योरिटी का जो कोड है इसमें जो रेगुलेशंस हैं दे रिस्ट्रिक्ट द अलाउंसेस टू 50%. बेसिकली जो हाफ ऑफ द सैलरी है दैट वुड बी द बेसिक वेज, and the contribution to the provident fund is calculated as the percentage of basic wage. जिस बेसिक वेज में बेसिक पे भी आ जाएगी और जो डीए है डीएनएस अलाउंस जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा. अब अगर हम करंट लेबर रेगुलेशंस देखें तो जो एम्प्लॉयर परसेंटेज बेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टुवर्ड्स द प्रोविडेंट फंड बैलेंस, दिस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन एम्प्लॉयज बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस. लेकिन अब जो हाफ ऑफ द सैलरी है दैट वुड बी द बेसिक वेज, एंड जो कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज ऑफ बेसिक वेज दैट इज इन्वॉल्व बेसिक पे एंड द डीएनएस अलाउंस. So that is their code on social security. Then lastly, the fourth code is the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020. So this bill basically provides that women will be entitled to be employed in all the establishments for all types of work. And it also provides that in that case they're required to work in hazardous and dangerous operations, and then government may require the employer to provide adequate safeguards prior to their employment. तो ये जो बड़ा यहाँ पे क्लॉज आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, वुमेन किसी भी एस्टैब्लिशमेंट की किसी भी तरह के वर्क को कर सकती हैं. दे कैन बी एम्प्लॉयड इन ऑल काइंड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क. और अगर हजार्डस और डेंजरस ऑपरेशंस होते हैं then the government will require the employer to provide the adequate safeguards prior to their employment. So these are your 4 labor codes. What is the significance of these? जब हम इन कोड्स की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं पहली चीज क्या निकल के आती है कि 4 डे वर्क वीक का कॉन्सेप्ट निकलता है. तो इससे जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी वर्क लाइफ को मैनेज कर सकते हैं. दे कैन बैलेंस द वर्क लाइफ बाय एंजॉइंग द 4 डे वर्क वीक. ऑल्सो अब यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, जिस तरीके से जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रीट करते हैं वो ड्रास्टिकली चेंज होगी. यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को भी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है दैट नाउ दे कैन रोल आउट द शॉर्ट टर्म वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल. और एक जो नेशनल वेज फ्लोर है, अब इससे वर्कर्स को बेनिफिट मिल पाएगा बिसाइड्स द इनफॉर्मल एंड द गिग वर्कर्स. नाउ दे विल हैव दिस न्यू सोशल सिक्योरिटी नेट. अब इससे क्या होगा, ओवरऑल जो न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स आएंगे इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंक्रीज होगा. Because by allowing the firms up to 300 workers to go ahead with the layoffs, कोई retrenchment कर रहा है, कोई closure कर रहा है without government's permission. Presently ऐसा कोई भी firm जिसमें up to 100 employees हैं, they are exempted from the government permission for layoff. लेकिन ये जो न्यू हमारे पास रिलेशन कोड्स हैं, so firms up to 300 workers can go ahead with the layoff. अपार्ट फ्रॉम दिस इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फेज वाइज होगी. एज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन ये है कि जो वेज कोड है और जो सोशल सिक्योरिटी कोड है ये पहले आएगा एंड जो रिमेनिंग 2 हैं वो बाद में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे. द टर्न मे नॉट कम इवन एज वेल. सो इट हैज टू बी होलसम फॉर द वर्कर्स एज वेल एज फॉर द इंडस्ट्रीज. तो इम्प्लीमेंटेशन फेज वाइज होगी और जब नीड लगेगी तो रेस्ट ऑफ द 2 कोड्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. अब यहाँ पे एक और बड़ा चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ द टेक होम पे. इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न.
जो डेफिनेशन ऑफ वेज है इसमें काफ़ी क्रिटिकल चेंज कर दिया गया है, एंड इससे जो टेक होम पे है वो चेंज हो सकती है, लेकिन जो रिटायरमेंट सेविंग्स है वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो इससे भी जो सेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं दे आर अपोजिंग दिस, कि अल्टीमेटली इससे एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इम्प्लीमेंटेशन एक कंसर्न है। दो कोड्स तो आ जाएंगे, वेज कोड एंड सोशल सिक्योरिटी कोड, लेकिन बाकी के जो दो हैं वो शायद बाद में आएंगे, या फिर अगर नहीं भी नीड लगी तो नहीं भी आएंगे। टेक होम पे यहाँ पे चेंज हो रही है, जो वेज है वो कम होगी, लेकिन जो रिटायरमेंट सेविंग्स हैं वो बढ़ रही हैं। तो इससे जो एम्प्लॉय कॉस्ट है एक एम्प्लॉयर के लिए वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम और कंसर्न्स देखें, सो देर इज ऑल्सो बर्डन ऑन द फर्म्स एंड द कंपनीज एज वेल, because now the firms will have to bear the higher provident fund liability, जैसे कि हमने पीछे बात की। फर्म के पास अब हायर जो प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है वो उनकी ज़्यादा है। सो नाउ कंपनीज विल हैव टू एडजस्ट देयर पेरोल ऑपरेशंस। अगर वेज कोड लॉ बन जाता है तो कंपनीज को अपने पेरोल ऑपरेशंस को एडजस्ट करना होगा। दे विल हैव टू वर्क अराउंड द डेडलाइंस। जो 2 वर्किंग डेज के विद इन फुल सेटलमेंट देने की बात है उसके लिए मेथड्स डिवाइस करनी होंगी। अब जो न्यू चेंजेस किए जा रहे हैं इससे इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स मुश्किल हो जाएंगी, बिकॉज इसका नेगेटिव इम्पैक्ट वर्कर के ऊपर ही होगा। पॉलिटिकल चैलेंज भी है यहाँ पे। 2023 is considered a favorable options for rolling out these codes. अब यहाँ पे एक और चीज़ आ रहा है कि इट इज़ वेरी क्लोज टू द जनरल इलेक्शंस। तो हमारी गवर्नमेंट है दे कैन हेजिटेट फॉर टेकिंग दीज स्टेप्स, बिकॉज दीज आर अल्टीमेटली स्वीपिंग चेंजेस। इससे आपके इंडस्ट्रीज में वो बिजनेसेस में वर्कर्स के पास आएंगे। तो एक पॉलिटिकल चैलेंज भी है यहाँ पे। सो हाउएवर आपको ये चारों कोड्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑल दीज 4 कोड्स वो क्या सिग्निफाई करते हैं। कोड ऑफ वेजेस क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड क्या है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशंस कोड। ये 4 कोड्स की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस और क्या क्या कंसर्न्स यहाँ पे रेज किए जा रहे हैं, दैट यू नीड टू नो विद रिस्पेक्ट टू द लेबर कोड्स। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। So this is about the Indian Forest Act 1927, GS Paper 3, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक पब्लिक नोटिस इशू किया है फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। क्या है इसके की पॉइंट्स ये देखते हैं। नाउ मिनिस्ट्री बेसिकली जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है इसका रिव्यू कर रही है, और वो ऐसे सेक्शंस जो इस लॉ में हैं जिनके अंदर क्रिमिनलाइजेशन का क्लॉज है उसे डीक्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है, स्पेशली द माइनर सेक्शन ऑफ द लॉज, जैसे कि इफ somebody is carrying timber into the forest or trespassing by the cattle, felling of a tree, felling of a damaged tree which was reserved under the special provision of law, or kindling a fire or carrying fire inside the forest area। तो ऐसे जो एक्ट्स हैं इनको डीक्रिमिनलाइज करने की बात यहाँ पे की जा रही है। अब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, as the name suggests, it provides legal framework for protection, management of forest, for the transit of forest produce, इसकी मैनेजमेंट की जाए, timber, duty that can be levied on the forest produce and timber। तो इन सब के लिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 आ जाता है। तो ये बेसिकली एक अम्ब्रेला एक्ट है। इसमें हमारे कंट्री के जो भी फॉरेस्ट हैं उनकी मैनेजमेंट का बेसिक आर्किटेक्चर सबका सब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में प्रेजेंट है।
इस एक्ट में ये मैकेनिज्म भी है कि किस तरह किसी फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करना है, उसकी नोटिफिकेशन कैसे आती है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, इन सब की प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन को लेकर वो सभी मैकेनिज्म इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में ही आर्किटेक्टेड है। अब प्रपोजल क्या है, जो अमेंडमेंट की बात की जा रही है, व्हाट इज दिस? इस एक्सरसाइज में मेन फोकस है कि जो माइनर वायलेशंस हो रही हैं ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 उनकी डिक्रिमिनलाइजेशन की जाए। ऑल्सो इन स्मॉलर ऑफेंसेस के लिए there should be expeditious resolution through compounding instead of the stricter punishments। इससे जो कंप्लायंस का बर्डन जो सिटीजन्स के ऊपर है वो भी रिड्यूस होगा। यू कैन रैशनलाइज पेनल्टीज ओवर हियर। पेनल्टीज लीजिए जब वायलेशन हो रही है, जो क्रिमिनलाइजेशन करेक्टर है उसे रिमूव कीजिए फॉर दी रिलेटिवली माइनर वायलेशंस। सो इससे ओवरऑल जो सिटीजन्स की हरासमेंट है वो यहाँ पे प्रिवेंट हो सकती है। So basically, ministry is seeking to replace. There's a provision of imprisonment for 6 months and fine. There's a fine of 500 rupees. So for that, there is section 26 and 33 of Indian Forest Act that has to be amended अगर इस clause को remove करना है. Also, there's section 30 of this act which says that the fire which is kindled by a person in the vicinity of the tree is reserved under section 30. If any trees fell down or dragged by any timber so as to damage any tree which was reserved under section 30, it permits cattle to damage any such kind of tree. So that person will be punishable with fine and this can extend to rupees 500. इस क्लॉज के अंदर इम्प्रिजनमेंट भी है, 6 months की इम्प्रिजनमेंट, लेकिन ये जो ऑफेंसेस हैं दैट हैज टू बी रिमूव्ड। अब इन प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स में कहा जा रहा है कि हम डिफरेंट डिफरेंट फंड्स बनाएंगे जिससे कि जो पेनल्टीज आएंगी उनको यूज किया जाएगा, इस फंड को यूज किया जाएगा टू मिटिगेट द इन्वायरमेंटल डैमेज। सो इन द केस ऑफ पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस लॉ, मिनिस्ट्री वांट्स टू रिमूव द प्रोविजन ऑफ प्रोसिक्यूशन। सिर्फ जो नॉन पेमेंट पेनल्टीज हैं, ओनली दोज वायलेटर्स वुड बी प्रोसिक्यूटेड एंड जो भी बाकी जो माइनर वायलेशंस हैं वहां से जो पेनल्टीज आएंगी दे विल बी कलेक्टेड अंडर द इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड। हियर ऑल्सो देयर इज पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। The union government has, it does not have any jurisprudence to carry out amendment in this act because this act does not fall under central government, having been enacted before parliament was established. Rather, ये जो एक्ट है ये स्टेट्स जैसे जैसे उनको फिट बैठता है वैसे वैसे वो स्टेट्स इस एक्ट को अडॉप्ट करती हैं। Only Haryana, Punjab, MP, Bengal, Bihar, they actually follow this act. Otherwise, all of the other states have their own acts. तो इस क्लॉज को भी याद रखिएगा। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, देखें यहाँ पे अब जो डिफिकल्टी जो आएगी दैट इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मेजर ऑफेंस एंड माइनर ऑफेंस, क्योंकि एक केस में पनिशमेंट मिल रही है, एक केस में पनिशमेंट नहीं मिल रही है, एक केस में सिर्फ और सिर्फ फाइन है, पेनल्टी है। जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उन्हें किस तरह डेटर किया जाएगा फ्रॉम कमिटिंग मोर क्राइम्स, क्योंकि एट प्रेजेंट चाहे कोई फर्स्ट टाइम क्राइम कर रहा है या फिर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है उनके लिए सेम पनिशमेंट है, लेकिन इस एक्ट के अंदर जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होंगे दे विल बी डिटरिंग डिफरेंट वायलेशंस फॉर कमिटिंग मोर क्राइम्स। सो यू शुड नो अबाउट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, किस तरीके से जो माइनर वायलेशंस हैं, जो माइनर ऑफेंसेस हैं
उनके डीक्रिमिनलाइजेशन की बात प्रपोज की गई है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आज का पेपर खोलकर देखेंगे तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन काफ़ी न्यूज़ में है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 एक ऐसी पाइपलाइन जो कि जर्मनी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेन सोर्स ऑफ गैस है। रशिया से गैस जर्मनी पहुंचती है। दिस वॉज शट डाउन on July 11th for 10 days for their scheduled maintenance work. मेंटेनेंस के लिए नॉर्थ स्ट्रीम 1 को बंद कर दिया गया है फॉर 10 डेज। जो नॉर्थ स्ट्रीम सेकेंड पाइपलाइन है जो इसी के साथ साथ आ रही है, जैसे ही रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन में, उसे वैसे सस्पेंड कर दिया गया था इन फरवरी। हाउएवर नॉर्थ स्ट्रीम 1 वाज कंटिन्यू टू बी यूज, लेकिन रशिया ने बाय मिड जून जो फ्लो ऑफ गैस था उसे 60% रिड्यूस कर दिया था ऑलरेडी, एंड नाउ फॉर 10 डेज इट विल बी शट डाउन फॉर मेंटेनेंस वर्क। So it is important for us to know what is this Nord Stream pipeline. देखें, ये एक ट्विन पाइपलाइन सिस्टम है, आप देख भी पा रहे होंगे इस फिगर में। बाल्टिक सी से ये रन करता है, रशिया का वाइबॉग रीजन है, वहां से ये जर्मनी के ग्रीव्सवॉल्ड में पहुंचता है। दिस पाइपलाइन वाज बिल्ट एंड इज ऑपरेटेड बाय नॉर्थ स्ट्रीम एजी। ये जो नॉर्थ स्ट्रीम का जो रूट है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होकर ये गुजरती है, लाइक रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, एंड इट ऑल्सो गोज थ्रू टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ रशिया, डेनमार्क एंड जर्मनी एज वेल। यू कैन सी दीज कंट्रीज है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन जो थी, फर्स्ट पाइपलाइन जो थी, वो 2011 में कंप्लीट हो गई थी, एंड एज वी सेड रशिया का जो लेनिनग्राड रीजन है वहां से वाइबॉग से ये जर्मनी के ग्रीव्सवॉल्ड में पहुंचती है। हालांकि जो सेकंड नॉर्थ स्ट्रीम है, नॉर्थ स्ट्रीम 2, ये लास्ट ईयर सितंबर 2021 में कंप्लीट हुई थी, और ये भी रशिया की लेनिनग्राड उस्ट-लुगा से लेकर it reaches the Lumbin of Germany. This is the route of the Nord Stream pipelines that are coming from Russia to Germany. What is the importance of this pipeline? ये समझिए। Germany is Russia's biggest European gas consumer. सबसे ज़्यादा यूरोप में रशिया से जो गैस लेता है, बाय करता है, दैट इज जर्मनी, और जर्मनी को ये गैस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। रशिया की गैस सप्लाई 2021 में 55% थी, जो कि करंटली 35% पे आ चुकी है। जो पाइपलाइन है, ये यूरोप को ये सस्टेनेबल गैस सप्लाई प्रोवाइड करती है, एंड थ्रू दिस पाइपलाइन रशिया गेट्स द डायरेक्ट एक्सेस टू द यूरोपियन मार्केट। अब इससे दोनों ही नेशनल गवर्नमेंट्स को फायदा है, लोकल अथॉरिटीज को फायदा है, इन्वेस्टमेंट आती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अभी 10 दिनों के लिए मेंटेनेंस के लिए इसे बंद कर दिया गया है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पहले ही सस्पेंडेड है। सो देयरफॉर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन वाज इन न्यूज। यू शुड नो द पाथ ऑफ इट, किस तरीके से पास करती है, कहाँ से चलती है, कहाँ पे एंड करती है, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। अपने यूरोप के मैप में बेशक पेंसिल से इसे ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ द पाथ ऑफ द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इट इज अबाउट द इंटरपोल्स ICSE's इनिशिएटिव। इंटरपोल, ICSE is इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। हमारा जो इंडिया का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इट हैज ज्वाइंड द इंटरपोल्स इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव को इंडिया ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले
थोड़ा डाटाबेस देखते हैं इंटरनेशनली चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेकर। जो आईसीएससी का डाटा है, इसमें वीडियो और इमेज कंपैरिजन को यूज़ किया जाता है टू एनालाइज द चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल। एंड इसके थ्रू विक्टिम, अब्यूसर और जो प्लेसेस हैं, इनके बीच में कनेक्शंस बनाए जाते हैं। डाटाबेस बेसिकली डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को अवॉइड करता है। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका टाइम सेव होता है, उनको सीरीज ऑफ इमेजेस प्रोवाइड की जाती हैं दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड और आइडेंटिफाइड इन अनदर कंट्री, और इट हैज़ सिमिलर फीचर्स टू अदर इमेजेस। तो ऐसे जो स्टडीज़ हैं वो यहाँ पे शो होती हैं। अल्टीमेटली जो इमेज और वीडियो डाटाबेस है, ये एक इंटेलिजेंस और एक इन्वेस्टिगेटिव टूल है। इससे जो आपके स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस का जो डाटा है उसे यहाँ पे शेयर करते हैं। इससे वर्ल्ड वाइड जो विक्टिम आइडेंटिफिकेशन स्पेशलिस्ट हैं उनको हेल्प मिलती है, एंड दिस ऑल्सो हेल्प टू कंपेयर द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ इमेजेस। जो इंटरपोल का चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डाटाबेस है, इट होल्ड्स मोर देन 2.7 मिलियन images and videos, and this has helped more than 23,000 victims worldwide. So, therefore, if India is joining this initiative, there's a significance for it. India reports that there is over 24 lakh instances of online child sexual abuse from 2017 and 2020. And 80% of these victims are girls below the age of 14 years. इनमें भी अगर हम देखें तो 60% जो अनआइडेंटिफाइड विक्टिम्स हैं, दे आर प्री प्यूटेसेंट और दे इंक्लूड इन्फेंट्स एंड टोडलर्स। 65% are unidentified victims, they are girls, but severe abuse images were more likely to have boys. अब इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है, तो इंडिया, इट विल अलाउ इंडिया टू कोलैबोरेट विद द इन्वेस्टिगेटर्स इन अदर कंट्रीज फॉर डिटेक्टिंग द चाइल्ड सेक्स अब्यूज ऑनलाइन. This can help to identify the abuser, the victim, the crime scene from the audio-visual clips using the specialized software. So now India is 68th country to have access of this database, to have access of this software. So from here, the issue of child sex abuse, online child sex abuse, comes into limelight. You should know the efforts of India to combat this. In 2019, CBI set up a special unit that was called Online Child Sexual Abuse and Exploitation Prevention and Investigation. This special unit was set up for tracking, monitoring, posting, circulation, and downloads of the CSEM data online. एक इंटेलिजेंस है विच इज़ डेवलप्ड बाय द यूनिट. सीबीआई ने इसे कंट्री वाइड इसके ऑपरेशंस को शुरू किया है. 2020 में इवन महाराष्ट्र पुलिस के साइबर विंग ने एक सॉफ्टवेयर एक्वायर किया था फ्रॉम इंटरपोल टू ट्रैक द चाइल्ड सेक्स अब्यूज विच वर कैप्चर्ड ऑन द वीडियो एंड इन द फोटोज. Also in 2019, there is a National Center for Missing and Exploited Children. It's a US-based non-profit organization. And they have started the sharing of these, tip-offs about the child sex abuse with Indian agencies. Lastly, what is Interpol? Interpol का full form है International Criminal Police Organization. This is the largest international police organization. It has 195 member countries, and इसका जो headquarter है that is in France, Lyon. So each member country will host an Interpol National Center Bureau that connects their national law enforcement to it. And in India, the nodal agency of Interpol is CPI. Moving ahead, our last article is about national emblem. So recently, Prime Minister has unveiled the national emblem cast on the roof of the new Parliament building. Therefore, it becomes important.
नेशनल एम्बलम की बात करें तो देर इज दिस अशोकन पिलर एट सारनाथ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश. It has four lions on the top standing back to back. Its base has an elephant, a horse, a bull, and a lion, which is separated by intervening wheels. Wheels के थ्रू इनको आपस में सेपरेट किया जाता है. It is present over a bell-shaped lotus, a dharma chakra, or the wheel of law that is carved on it. This symbol was adopted as the national emblem of India by Indian government on 26 January 1950. इस एम्बलम की जो टू डायमेंशनल पिक्चर है ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल सिंबल है. नाउ इट शोज ओनली 3 out of the 4 lions and the base having dharma chakra in the center and the bull and horse on either side. और इसके साथ में लिखा होता है सत्यमेव जयते. सत्यमेव जयते देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा होता है. एंड these words सत्यमेव जयते, this has been taken by मुंडाका उपनिषद. ये बातें आपको पता होनी चाहिए. अशोकन पिलर कहाँ पे है, उस पर क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें कार्व्ड हैं. सत्यमेव जयते देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है, मुंडाका उपनिषद से इसे लिया गया है. सो ये जो 3 लाइन्स जो विजिबल होते हैं इस एम्बलम में, दे सिंबलाइज पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस. सो दैट वाज सम important takeaways about the national emblem of India. And then lastly, let's take a quick note about the architectural style of the new parliament building. जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसके आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में जान लेते हैं. So this building is coming adjacent to the existing parliament and it is almost of the same size. इस बिल्डिंग को earthquake resistant बनाया गया है. प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग में जहाँ पे कोई भी सेंट्रल हॉल नहीं है, now the Lok Sabha chamber will be able to house 1272 members. चाहे हमारे पास जॉइंट सेशन भी क्यों ना हो उसे भी हम यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं. This building will also have an open sky area of 2000 square meters for a banyan tree as well. And this building, जो existing building है हमारी, that was designed by Edwin Lutyens and the Herbert Baker, who were responsible for planning and construction of New Delhi. So these are some of the important facts that you need to know about the architectural style of the new parliament building. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. If you like this video, please do like and comment down below. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.